स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस चैप्टर में हम जिस बिंदुओं का अध्ययन करेंगे वो हैं भारतीय संविधान के स्रोत। इसका तात्पर्य ये है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था दोस्तों, तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं, कौन कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था 1946 से 1949 के दरमियान, तब तक अधिकांश देशों के जो हैं वो संविधान बन चुके थे, तो हम कोई नई व्यवस्था नहीं दे सकते, सबसे अलग तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र, शासन व्यवस्था, मूलभूत चीज़ें तो वही है। तो जो देश संविधान बना चुके हैं, सफल हो चुके हैं, उन प्रावधानों को हम अपने संविधान में जगह देने वाले थे। तो निश्चित तौर पर हमने जो संविधान सफल रहे हैं, उन सफल प्रावधानों को हमने अपने संविधान में जगह दी है। तो यही सीधा सा मतलब है कि कौन कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान के स्रोत। और इसमें जो सबसे पहला है वो देखिएगा, ब्रिटिश संविधान की बात हम कर लेते हैं। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था यहाँ से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, इसको बहुत ही डिटेल में समझाया गया। मेरे एक और वीडियो है, आप उसमें जाके देखिएगा, पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है संविधान में, वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब इसमें जो दो चार बड़ी बड़ी बातें मैंने फिर यहाँ से उल्लेख कर दिया कि जैसे प्रधानमंत्री का पद है, दोहरी कार्यपालिका, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका है ये राष्ट्र के प्रमुख रहेंगे, संवैधानिक स्थिति, वास्तविक शक्तियाँ इनके पास नहीं रहती हैं, और मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति यानी व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। ये सारे प्रावधान संसदीय शासन व्यवस्था के ही हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इकहरी नागरिकता, जिसको एकल नागरिकता भी कहते हैं, एकल नागरिकता ये एकात्मक राज्य का गुण है। हमारे यहाँ पर संघात्मक राज्य होते हुए भी केवल नागरिकता जो है वो इकहरी है, एकल नागरिकता। हम केवल राष्ट्र के नागरिक हैं, हम केवल भारत के नागरिक हैं। हम राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र इनके नागरिक नहीं हैं। अमेरिका और कई संघात्मक राज्यों में व्यवस्था होती है कि राष्ट्र के साथ साथ राज्यों की भी नागरिकता होती है। तो हमारे यहाँ पर केवल और केवल इकहरी नागरिकता है। तो ये जो इकहरी नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा देखिए, विधि का शासन, यानी कानून जो है वो मनमाना नहीं होगा, कानून का शासन होगा, नियमों से शासन व्यवस्था चलेगी, और वो नियम सबके लिए बराबर है, कोई नियमों से ऊपर नहीं है। फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनेगा उसके लिए एक प्रोसेस होती है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी में पेश किया जाएगा, 3 वाचन होते हैं, है ना, पास करना होता है, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो पूरे प्रोसेस की ये जो हमने कहाँ से लिया, ये प्रोसेस ही कहाँ से लिया, ये जो प्रक्रिया है कानून बनाने की, ये ब्रिटेन के संविधान से। चूँकि हमारे यहाँ पर हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो काफ़ी उनकी जो संसदीय व्यवस्थाएं हैं उनका प्रभाव हमारे यहाँ पर पड़ा है। तो स्वतंत्रता के बाद भी जो संविधान सभा के सदस्य थे उन चीज़ों को समाप्त करने के बजाय कहा कि हम इनसे परिचित हैं, उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन के संविधान का है। फिर विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नज़र में सब बराबर है, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून सबको बराबर ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक इनका उल्लेख है, इनका पद, इनके कार्य। लेकिन खास बात ये है दोस्तों, ये क्या करता है कि जो सरकारी धन है, सरकारी खजाना जहाँ से पैसा खर्च होता है, जिसको हम संचित निधि बोल सकते हैं, तो जो केंद्र और राज्य दोनों पैसा खर्च करते हैं उसकी जांच कौन करता है? कई लोग ऐसे सवाल उठते हैं कि कौन जांच करता होगा यार। तो ये जांच जो है, सरकारी धन जितना भी खर्च होता है वो धन सही खर्च हुआ है या नहीं, इसकी जांच जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CAG, कैग बोल सकते हैं इसको, और ये संसद में अपनी रिपोर्ट रखता है। और विशेष बात यह है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों की ऑडिट भी यही करते हैं, राज्यों के लिए अलग से कोई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं होता है। तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और महान्यायवादी का पद ये होता है कि सरकार के लिए एक विधिक सलाहकार, एक कानूनी जानकार, एक पद संविधान में रखा गया है कि सरकार को अगर कहीं कानूनी दांवपेच में फंस जाए
कहीं सलाह की जरूरत पड़े तो कौन देगा वो सलाह? तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो महान्यायवादी का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और कलेक्टर का पद ये भी ब्रिटेन के संविधान से। तो आप देखेंगे ये सारे जो बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित हैं, और कई चीज़ें पहले से चली आ रही थी। फिर देखिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो ये जो मूल अधिकारों की अवधारणा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित हैं। संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान से ऊपर कुछ नहीं होगा, हर चीज संविधान में लिखी हुई है। तो ये जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी स्वतंत्र इसलिए कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है, किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है, और वो निष्पक्ष रहकर संविधान की रक्षा कर सकें। और न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये संविधान में 2 तरह से इसका अर्थ लिया जाता है, और ये भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये 2 जगह उल्लेखित हैं। एक बात करता है अनुच्छेद 13 और एक अनुच्छेद है 137। ये 2 जगह इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संसद अगर ऐसा कोई कानून बनाए जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं तो न्यायपालिका उसे उस हद तक अवैध घोषित कर सकती है जिस हद तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 13 में। और अनुच्छेद 137 में ये बात कर रहा है कि न्यायपालिका अपने ही पूर्व में दिए गए निर्णयों की समीक्षा करके उसमें बदलाव कर सकती है। ये भी जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो 2 जगह इसका उल्लेख है, एक संसद के द्वारा पारित कानूनों के ऊपर, और एक न्यायपालिका अपने ही पूर्व दिए गए निर्णयों की भी समीक्षा करके उसमें बदलाव कर सकते हैं। महाभियोग प्रक्रिया, हमारे राष्ट्रपति को हटाया जाता है यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया, और कई संवैधानिक पद हैं जिनको महाभियोग प्रक्रिया से, जैसे न्यायाधीशों को हैं, तो इनको जो हटाने का जो प्रोसेस है इसे इम्पीचमेंट कहते हैं, महाअभियोग कहते हैं। और ये महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में दे रखी है। अनुच्छेद 124 में भी है, लेकिन 124 में ये कह रखा है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी रीति से न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए स्पष्ट संविधान महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करता है, और ये महाभियोग जो प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद और उसकी स्थिति है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक सक्रियता, ये न्यायपालिका की एक शक्ति है जिसके तहत न्यायपालिका बिना कोई रिट आए, बिना कोई किसी ने मान लो केस दर्ज नहीं कराया तो भी न्यायपालिका आगे होकर, जैसे अखबार में कोई खबर पड़ी कि सरकार के पास में इतने 1000 करोड़ टन जो है गेहूं सड़ रहा है और इधर दूसरी तरफ गरीब लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं, तो वहाँ पे ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण होगा कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करेगा कि भाई जो गेहूं सड़ रहे हैं आपके गोदामों में वो गरीबों में बांट दो। तो ये क्या बात, देखो किसी ने कोई केस भी नहीं लगाया लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने आदेश दे दिया। तो ये न्यायिक सक्रियता है, एक एक्टिव रह के कार्य करने की जो नीति है न्यायिक सक्रियता कहलाती है। और ये जो कार्य है इस प्रकार से अमेरिका में कोर्ट करता है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और वैसे हमारे जो देश के राष्ट्रीय आंदोलन के समय भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था के प्रबल पक्षधर थे, तो इसको तो लेना ही था। लेकिन अगर संविधान के स्रोत पूछे तो ये अमेरिका के संविधान से है। कनाडा, उसके बाद में ब्रिटेन और अमेरिका के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है हमारा कनाडा मॉडल पर है, ध्यान रखना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर दुनिया में पूछा जाए संघात्मक शासन व्यवस्था का तो वो है अमेरिका, लेकिन हमारे देश के जो संघात्मक शासन व्यवस्था वो कनाडा के मॉडल पे है। ध्यान रखना, इसके लिए एक शब्द आता है दोस्तों, फेडरल सिस्टम, लेकिन हमारे देश में पूरे संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके लिए जो शब्द हैं हमारे देश के संविधान में वो यूनियन शब्द हैं, और वो कनाडा के संविधान से हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उसके अलावा जो विषय बच जाते हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। तो अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो हमारे देश में केंद्र के पास में है। ये इस प्रकार के प्रावधान भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा,
यानी जो हर राज्य में एक गवर्नर होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी व्यवस्था कर दी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करती है। तो ये जो प्रत्येक राज्य के लिए जो संवैधानिक पद है राज्यपाल, इसकी नियुक्ति केंद्र करता है। तो ऐसी व्यवस्था भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। फिर देखेंगे राष्ट्रपति की परामर्श संबंधी शक्ति। परामर्श संबंधी जो शक्ति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में है। ये क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति को अगर ये लगता है कि ये कानूनी विषय है, ये संविधान की व्याख्या का प्रश्न है, इसमें क्या अर्थ लगाया जाता है, तो वो अगर चाहते हैं ऐसा, तो न्यायपालिका से यानी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी सलाह मांग सकते हैं, परामर्श मांग सकते हैं कि भैया ये बताइए क्या है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, पहले पूछा गया था 91 के आसपास, राष्ट्रपति ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट से कि बताइए अयोध्या में क्या था, राम मंदिर था या मस्जिद थी, है ना। तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न अगर राष्ट्रपति की नज़र में लग रहा है तो वो पूछ सकते हैं, तो ये परामर्श कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे दे रखा? अनुच्छेद 143। लेकिन इसको मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं आपके कि राष्ट्रपति अगर परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अकेला ऐसी परामर्श नहीं दे सकता। वो अपने कॉलेजियम सिस्टम से, कॉलेजियम का मतलब होता है समूह, 4 जज वरिष्ठतम सबसे सीनियर मोस्ट और CJI यानी 5 जनों का एक ग्रुप होता है। वो पांचों चर्चा करके बहुमत से ऐसे निर्णय देते हैं और वो निर्णय या वो परामर्श राष्ट्रपति को देते हैं। तो पहली बात, वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है तो CJI क्या कर सकते हैं? 2 ऑप्शन है, या तो मना कर सकते हैं कि भैया हम परामर्श नहीं देंगे, और या फिर दे सकते हैं। और देते हैं तो 1 + 4 ये 5 जनों की टीम मिलकर वो परामर्श देते हैं। और ये जो परामर्श वापिस जाएगा राष्ट्रपति के पास में भी 2 ऑप्शन है, या तो इस ऑप्शन को अस्वीकार कर सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने परामर्श मांगा और आपने दिया तो मुझे मानना पड़ेगा, वो अस्वीकार भी कर सकता है और उसे मान भी सकता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है, ये भी कनाडा के संविधान से है। फिर देखिए आयरलैंड के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है भारतीय संविधान के। नीति निर्देशक तत्व यह वाद योग्य नहीं है, ये भी आयरलैंड के संविधान से है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल। दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, एक समूह होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है, कुछ लोगों का समूह मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कौन लोग हैं? वो संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक ग्रुप के द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो इस प्रकार का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति की मनोनयन की शक्ति। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में आपको पता हो 12 सदस्य मनोनीत करता है, लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत करते थे, लेकिन अभी ये हाल ही में ये प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। तो अब केवल राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये मनोनयन की जो शक्ति है वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। फिर देखिए जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, 356, 360 3 तरह के आपात की बात करता है। तो ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जब आपातकाल लागू होता है तो मूल अधिकार किस प्रकार से स्थगित हो सकते हैं, ये भी प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, एक तो अनुच्छेद 20 और एक अनुच्छेद 21, ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। और बाकी जो अनुच्छेद है वो स्थगित हो सकते हैं। तो किस प्रकार से होंगे, कौन कौन से स्थगित होंगे, इसकी राष्ट्रपति को जो है घोषणा करनी पड़ती है। तो ये व्यवस्था भी हमने जर्मनी के संविधान से ली है। फिर देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है अनुच्छेद 368 भाग 20 में। भाग 20 ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। तो ये जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है और अनुच्छेद 368 में। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, यानी उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन है, ये भी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जैसे हमारे राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को करते हैं। फिर देखिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है एक तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। गणतंत्र शासन व्यवस्था जो है वो फ्रांस के, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि देश का जो प्रमुख या प्रथम नागरिक होगा उसका पद वंशानुगत न
कर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। यानी जो हमारा प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति, वो नागरिकों द्वारा चुना जाएगा। ये व्यवस्था भी हमने फ्रांस के संविधान से ली है। और जो 3 अवधारणाएं प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है विषय, जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 विषयों में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अधिकतर संघात्मक राज्यों में क्या होता है कि 2 ही सूचियों में विषयों को बांट देते हैं, संघ सूची और राज्य सूची, और शेष जो अवशिष्ट विषय हैं वो या तो राज्यों को दिए जाते हैं या कहीं पर केंद्र में। लेकिन भारत में तीसरी सूची भी रखी है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून, कोई भी कानून बना सकता है, और अगर मतभेद होते हैं तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो ये जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। फिर देखिए सोवियत संघ रूस, वर्तमान में नहीं है दोस्तों, 1991 में इसका विघटन हो गया है। अभी जो है वो देश है रूस है। तो मूल कर्तव्य जो हमारे देश के संविधान में लिए गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ये मूल कर्तव्यों की अवधारणा जो ली गई है वो सोवियत संघ रूस के संविधान से है। और जो ये मूल कर्तव्य दोस्तों उदारवादी देशों में नहीं पाए जाते हैं, ये समाजवादी देशों के संविधान की है अवधारणा है। और आर्थिक न्याय की अवधारणा, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये आर्थिक न्याय जो है सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। फिर देखिए जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में एक शब्दावली, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्दावली है वो अनुच्छेद 21 में है, और ये जापान के संविधान से लिया गया है। ये क्या है, अनुच्छेद 21 जो है जीवन के अधिकार की बात करता है। जीवन के अधिकार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है मनमाने तरीके से हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसको एक कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया होगी, एक प्रोसेस होगा। जैसे एफआईआर दर्ज करो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, जज पूरा फैसला देगा कि भाई ये इसने क्राइम किया है या नहीं किया, उस लेवल का क्राइम है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो फिर तारीख तय होती है, उसको ऊपर भी जा सकता है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति से माफीनामा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस करके फिर उसको व्यवस्थित तरीके से एक सिस्टम से उसको फांसी दी जाती है और उसको उसके जीवन से वंचित किया जाता है। तो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रकार से उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये जो शब्दावली है ये जापान के संविधान से ली गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। संविधान के जो सारे स्रोत हैं मैंने कोशिश की है संक्षिप्त तरीके से आपके सामने रखे जाएं, और बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इतने ध्यान से आपने वीडियो देखा। अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए उनके साथ में। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करके आप एक इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।